दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस देश की सरकार एक देश एक कानून की बात करती है, उन्हें उत्तराखंड शिक्षा विभाग के कानून की तरफ एक पैनी नजर घुमानी चाहिए। विभाग का आलम यह है कि एक प्रदेश एक कानून तो छोड़िए, यहां एक जिला एक कानून भी नहीं मानते। अब आपको लगेगा कि भाई ये कैसी बात हुई, कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मगर शायद उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में बैठे कुछ अधिकारियों को ना कानून की चिंता है और ना ही प्रदेश के नवनिहाल बच्चों की। ऐसा ही एक मामला पौड़ी शिक्षा विभाग का आप गौर से देखिएगा, जिसमें पौड़ी जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी दिनेश चंद्र गौड़ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया। पत्र में अतिथि शिक्षकों, जिसे हम गेस्ट टीचर भी बोलते हैं, इस पत्र में उनके लिए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश अवधि के मानदेय के भुगतान हेतु समस्त उत्तराखंड शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि भाई इनकी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का जो मानदेय है वो जारी करो। जिसमें गौड़ साहब ने शासनदेश संख्या 151 दिनांक 3/4/2015 का उल्लेख किया, जबकि नया शासनादेश 2018 का है। अब समझने वाली बात यह है कि जो पत्र 16 अगस्त 2023 को मुख्य शिक्षा अधिकारी निकाल रहे हैं, इसमें 2018 के शासनादेश का उल्लेख कर रहे हैं और ठीक इसके नीचे शासनादेश 2015 का भी उल्लेख कर रहे हैं। अब अधिकारियों को यह नहीं पता कि नए शासनादेश आने पर पुराना स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह खबर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि एक छोटी सी यह गलती कैसे नासूर बन जाती है और नियम कानून सब बदल कर रख देती है। 2018 का जो शासनादेश का इसमें जिक्र हो रहा है, जिसकी संख्या 1043 नवसृजित 1832 2013 टीसीवी है, जो 22 नवंबर 2018 को निकला था, जिसके बिंदु संख्या 12 में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि जितने भी ये शिक्षण कार्य हेतु रखे गए अतिथि शिक्षक हैं, उनको सिर्फ कार्य किए जाने की अवधि का ही वेतन, जिसे मानदेय की भाषा में कहते हैं, कि मानदेय दिया जाएगा। अब एक पत्र आप ये भी देखिएगा, इसी शासनादेश का हवाला देकर 3 सितंबर 2022 को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को बिंदु संख्या 12 का उल्लेख करते हुए बताया कि कार्य किए जाने की अवधि का ही वेतन दिया जाएगा, यानी कि जो अतिथि शिक्षकों की यहां पर बात हो रही है। अब कई लोग इसमें सोचेंगे कि 2015 के आदेश में जो अतिथि शिक्षक हैं को मानदेय मिल रहा है, उन्हें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का पैसा मिल रहा है जिस समय छुट्टियां पड़ी हुई होती हैं, तो भैया परेशानी क्या है? देखिए, जो ये अतिथि शिक्षक हैं, जो इनको मानदेय मिल रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उनका मानदेय तो बहुत कम है। उन्हें कम से कम जो परमानेंट शिक्षक हैं उनके समकक्ष तो मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि काम तो बराबर ही करते हैं। अतिथि शिक्षक भी वैसे भी पढ़ाते हैं और जो परमानेंट शिक्षक हैं वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन इनके मानदेय में जमीन आसमान का फर्क है। परेशानी तो है जो नियम कानून को ना मानने वाले अधिकारियों से, जो नियम कानून अपने हिसाब से तय करते हैं। जो अभी आपको आगे खबर में पता चलेगा कि एक नियम कानून बदलने से किस प्रकार का पूरा रायता ये बिखर गया। अब गौड़ जी द्वारा, जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं पौड़ी, भेजे गए इस पत्र पर कई खंड शिक्षा अधिकारियों ने तो अतिथि शिक्षकों का मानदेय दे दिया, जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का देना था, मगर कई खंड शिक्षा अधिकारियों ने मानदेय नहीं दिया। उन्होंने 2018 के शासनादेश का हवाला देकर उल्टा मुख्य शिक्षा अधिकारी को अनुमोदन के लिए पत्र वापस भेज दिया कि भैया हमें इसमें अनुमोदन आप दीजिएगा, 2018 का नियम तो ये कहता है और आप 2015 के नियम की बात कर रहे हैं। अब इस पत्र पर जो मुख्य शिक्षा अधिकारी का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई और इन जो खंड शिक्षा अधिकारी ने उसके बाद जो है मानदेय नहीं दिया। बात तो भाई खंड शिक्षा अधिकारियों की भी ठीक है, भाई नियम तो यह कहता है कि इस हिसाब से जो छुट्टियों का मानदेय है वो नहीं दिया जा सकता। सबको अपनी जॉब बचानी है, क्योंकि भाई बाद में अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो रिकवरी भी होगी। रिकवरी की शायद यही चिंता है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अनुमोदन इसमें नहीं दिया। लेकिन गड़बड़ इसमें यह हो गई कि आप 2018 का जो नियम है वो तो ठीक है, लेकिन नियमों की जानकारी होते हुए भी अधिकारियों का आदतन नियम से विपरीत कार्य करने के जो ये आदी हुए बैठे हैं अधिकारी। अब इससे हो ये रहा है कि कुछ अतिथि शिक्षक मौज कर रहे हैं जिनको मानदेय मिल गया है, लेकिन कुछ अतिथि शिक्षक बड़े निराश हैं जिनको मानदेय नहीं मिला है। आखिर भैया उनकी आजीविका इससे ही चल रही है, जो शायद अब मिलेगा भी नहीं।
ऐसे में बच्चों को जो पढ़ाई करा रहे होंगे तो उसका स्तर आप समझ ही सकते हैं। एक निराश टीचर जिसके घर में खाने तक के भी लाले पड़े हुए हैं, भैया उनको मानदेय नहीं मिला है, तो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे। दरअसल इस पूरे प्रकरण में सारा कसूर है मुख्य शिक्षा अधिकारी का, दिनेश गौड़ का, और उनकी समझ का। जो गलत शासनादेश संख्या उन्होंने उसमें डाली है जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, और इस गलती की वजह से ब्लॉक स्तर पर ही नियम सबके लिए अलग अलग हो गए। क्योंकि कुछ खंड शिक्षा अधिकारियों ने यह हवाला देकर कि मानदेय जारी कर दिया कि सीनियर के आदेश हैं, सीनियर के आदेश को नकारा नहीं दिया सकता, और कुछ खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने नियमों का हवाला दिया है क्योंकि उनकी एक लंबा कार्यकाल उनको करना है। लेकिन इस बीच मानदेय जारी हुआ और किसी का जारी नहीं हुआ, अलग अलग खंड में नियम सबके लिए अलग अलग हो गए। अब ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है कि चलो यार 25,000 दे दिए, किसी को 30,000 दे दिए। दरअसल ये बहुत मोटी अमाउंट है। अगर हम ब्लॉक स्तर पर एक पैमाना माने कि वहां पर 100 अतिथि शिक्षक होते होंगे, अब उन अतिथि शिक्षकों का मानदेय अगर 25,000 है तो आप समझ सकते हैं कि एक महीने के 25 लाख रुपए सीधा एक ब्लॉक से एक महीने के मानदेय के रूप में या तो जा रहे हैं या तो नहीं जा रहे हैं। 25 लाख तक का एक हम एवरेज अगर माने तो एक ब्लॉक से ऐसे 15 ब्लॉक पौड़ी में। अब ये तो रही पौड़ी की बात। अब हमने जब नैनीताल के मुख्य शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी और टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी जो हैं शिव प्रसाद सिमवाल जी और रुद्रप्रयाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी जो हैं पीके बिष्ट जी से बात करी, तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा आदेश निर्गत नहीं हुआ है। अब देख रहे हैं आप कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ही कैसे अलग अलग आदेश दिए जा रहे हैं। और अब ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया, जब इनसे बात हुई तो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो ऐसा आदेश निर्गत नहीं हुआ है। जो यहाँ के जो गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनको ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का मानदेय नहीं दिया गया। और यहाँ पर एक जो मैंने पीके बिष्ट जी की बात कही थी, जो रुद्रप्रयाग में मुख्य शिक्षा अधिकारी, उनका कहना है कि प्रभारी निदेशक महावीर सिंह जी का एक पत्र हमारे पास आया था, लेकिन उस क्रम में हमने 175 अतिथि शिक्षकों का शीतकालीन का मानदेय दे दिया। अब इस पत्र की भी अपनी एक कहानी है जो अभी आपको आगे खबरों में देखने को मिलेगी। बाकी जो टिहरी और नैनीताल के मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने 2018 का जो शासनादेश है उसके अनुसार महानिदेशक के 2022 का जो पत्र है, जो बिंदु संख्या उसमें 12 का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि कार्य करने की अवधि का ही मानदेय दिया जाएगा। हमने तो भाई उसी अनुसार काम किया है। लेकिन इस बीच जो सारी परेशानी की जड़ है, ये नियमों के विपरीत काम करने वाले अधिकारी इस समय बने हुए हैं। अब एक पत्र ये देखिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया हुआ है कि इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये पत्र जो निदेशक है महावीर सिंह बिष्ट 15 फरवरी 2024 को सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को ये भेजते हैं कि भाई अतिथि शिक्षकों को शीतकालीन का मानदेय दिया जाए। और ठीक 5 दिन बाद यानी कि 20 फरवरी 2024 को एक लेटर और ये निकालते हैं, कहते हैं कि भाई जो मेरा 15 फरवरी वाला लेटर था, अब इस जो लेटर है इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए और महानिदेशक विद्यालय शिक्षा के पत्र 3 सितंबर 2022 के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। अब इस 3 सितंबर 2022 का जो पत्र है जिसका जिक्र महावीर सिंह बिष्ट जी कर रहे हैं, उसमें यह उल्लेख है कि केवल कार्य का ही अवधि का ही वेतन दिया जाए अतिथि शिक्षकों को। ये वही नियम के विपरीत काम करने वाले अधिकारी हैं जिसकी हमने कुछ दिन पहले खबर चलाई थी, जिसमें यह अधिकारी 2 विभागीय जांचों में भ्रष्टाचार करने के दोषी साबित हुए थे। लेकिन फिर भी मंत्री धन सिंह रावत की रहमो कृपा पे इनको प्रभारी निदेशक माध्यमिक बना दिया गया। अब भैया ऐसे अधिकारियों को निदेशक बनाओगे तो इसके साइड इफेक्ट भी होंगे। साइड इफेक्ट की जो अपेक्षा की जा सकती है, अब साइड इफेक्ट होंगे तो इसके इम्पैक्ट भी होंगे। अब इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? इम्पैक्ट ये हुआ कि इन 5 दिनों के अंदर जो एक पहला लेटर 15 को भेजा था, दूसरा लेटर 20 को भेजा था, लेकिन इन 5 दिनों के अंदर कई मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने वेतन जारी कर दिया। और जब 20 तारीख को जब दूसरा लेटर इनका आया है कि भैया वेतन मत जारी करो, उसके बाद वेतन रोक दिया गया। अब बेचारे लास्ट में फंस गए वही अतिथि शिक्षक। जिनको वेतन मिला वो तो मौज में, अब जिनको वेतन नहीं मिला वो बेचारे बड़े निराश हुए हैं। अब उन लोगों का कसूर है, एक जो अधिकारी है पहले लेटर 15 को भेजता है फिर 20 को भेजता है। खैर, अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि महावीर सिंह बिष्ट और दिनेश चंद्र गौड़ जैसे अधिकारियों को नियम ना पता होने से कितना नुकसान प्रदेश को हो रहा है। श्री दिनेश चंद्र गौड़ भी पूर्व में मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी रहते हुए ऐसे कई ये नियम विरुद्ध कार्य पहले भी कर चुके हैं। शायद इनको ये आदत बनी हुई है नियम विरुद्ध कार्य करने की, क्योंकि उनको पता है उत्तराखंड में कुछ होने से तो रहा है।
अब ये मामला इनका क्या था ये देखिएगा, जिसमें माननीय न्यायालय उत्तराखंड की याचिका संख्या 1820/55/2016 जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी, प्रमोद प्रसाद बनाम उत्तराखंड राज्य में, जो दिनांक 3/4/2017 द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल को कहा गया कि 10 सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई जांच एवं दिनांक 5/9/2014 और दिनांक 4/9/2015 की याचिकाकर्ता के अनुमोदन प्रार्थना पत्रों के अंतिम निर्णय लेने के लिए आदेश पारित हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी दिनेश चंद्र गौड़ के द्वारा बिना परीक्षण करे एवं बिना प्रमाण पत्रों की जांच करे जनता जूनियर हाई स्कूल बोलियाधार टिहरी गढ़वाल में श्री प्रमोद प्रसाद को शिक्षा अलंकार के अमान्य प्रमाण पत्र के अनुमोदन प्रदान उन्होंने किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 2 के सचिव रविनाथ रमन के द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को दिनेश चंद्र गौड़ पर सरकार को हुई आर्थिक हानि की धनराशि जो 2,17,392 की मासिक किस्तों पर आहरित वेतन से वसूली एवं 2 वेतन वृद्धि रोके जाने की संस्तुति देकर इनको दंडित किया गया था। फिर बाद में पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल देहरादून के अध्यक्ष माननीय जस्टिस यूसी ध्यानी की बेंच के द्वारा इसे 22/11/2022 को सचिव रविनाथ रमन के पत्र को निरस्त कर दिया गया। इसकी जानकारी जब हमने अनुसूचित विकास श्रीवास्तव से जाननी चाहिए कि भाई ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड शासन द्वारा अग्रिम क्या कुछ कार्रवाई की गई है, तो उन्होंने बताया कि आप आरटीआई से दस्तावेज ले लो भैया, और गोलमोल उसके बाद उन्होंने जवाब दिए। अब इससे पता चलता है कि उत्तराखंड सचिवालय में उत्तराखंड प्रदेश को चलाने वाले किस प्रकार के अधिकारी बैठे हुए हैं। अगर आप इनसे सवाल पूछते हैं कि नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारी पर शासन द्वारा क्या अग्रिम कार्रवाई की गई, तो बोलते हैं ये तो गोपनीय विषय है, आरटीआई में ले लो। कोई सटीक जवाब इनके द्वारा नहीं दिया जाता। तभी शायद दिनेश चंद्र गौड़ जैसे अधिकारी की हिम्मत इतनी हो जाती है कि नियम कानून को दरकिनार कर अपनी मर्जी से कानून की व्याख्या करते हैं और लाखों रुपए सरकार को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे नियम विरुद्ध कार्य की एक लंबी श्रृंखला दिनेश चंद्र गौड़ की मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में, क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई ना होने के कारण अन्य अधिकारियों के भी हौसले नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए बढ़ जाते हैं, और जो ईमानदार अधिकारी हैं उनका मनोबल ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई ना होने के कारण टूटता है।